पहले नेहरू के सचिव एमओ मथाई अपने एक मित्र के साथ कुतुब मीनार घूमने गए। मित्र ने उनसे पूछा कि मोरारजी देसाई किस तरह के शख्स हैं। मथाई का जवाब था, ये जो आप सामने लोहे का खंबा देख रहे हैं, उसे बस गांधी टोपी पहना दीजिए, मोरारजी देसाई आपके सामने होंगे। शरीर और दिमाग दोनों से बिल्कुल सीधे, खरे और कड़े। नेहरू ने एक बार मथाई से कहा था कि भारतीय राजनीति में जिन दो सबसे खरे लोगों से उनका वास्ता पड़ा था, वो थे पुरुषोत्तम दास टंडन और मोरारजी देसाई। 1977 से 1979 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे मोरारजी देसाई के बारे में मशहूर था कि वो सख्त जम के गांधीवादी और दीवानगी की हद तक ईमानदार थे। 81 वर्ष की उम्र में भारत के छठे प्रधानमंत्री बनने वाले मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। वो एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न और पाकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान निशाने पाकिस्तान से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री बनने से पहले मोरारजी भारत सरकार में उप प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रालयों का कार्यभार संभाल चुके थे और साथ बॉम्बे के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। उनको भारत और पाकिस्तान के मध्य शांति स्थापित करने के प्रयासों के लिए भी जाना जाता है। 1974 में भारत के प्रथम नाभिकीय परीक्षण के बाद उन्होंने पाकिस्तान और चीन के साथ मित्रता बहाल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने भारत की खुफिया एजेंसी रॉ को भी बंद करने की कोशिश की। मोरारजी देसाई का जन्म 29 फरवरी 1896 को गुजरात के भदेली गांव में हुआ था। उनका संबंध एक ब्राह्मण परिवार से था। इनका पारिवारिक जीवन बहुत कठिनाइयों से गुजरा। मोरारजी देसाई अपने 8 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। उनके पिता रणछोड़जी देसाई भावनगर में एक स्कूल अध्यापक थे। बड़ा परिवार होने के कारण देसाई जी के परिवार को आर्थिक परेशानियों से गुजरना पड़ा। इन्हीं सब बातों से परेशान देसाई जी के पिता ने आत्महत्या कर ली थी, जिस बात से देसाई जी बहुत परेशान हुए, लेकिन उन्होंने इन हालातों के आगे घुटने नहीं टेके। 1911 में 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह गुजराबेन से हो गया। बचपन से ही युवा मोरारजी ने अपने पिता से सभी परिस्थितियों में कड़ी मेहनत करने और सच्चाई के मार्ग पर चलने की सीख ली। मोरारजी देसाई ने सेंट बूसर हाई स्कूल से शिक्षा प्राप्त की और अपनी मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। आगे की शिक्षा दीक्षा मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में हुई, जो उस समय काफी महंगा और खर्चीला माना जाता था। मुंबई में मोरारजी देसाई निशुल्क आवास गृह में रहे थे, जो गोकुलदास तेजपाल के नाम से प्रसिद्ध था। एक समय में वहाँ 40 शिक्षार्थी रह सकते थे। उन्होंने अपने कॉलेज जीवन में ही महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक और अन्य कांग्रेसी नेताओं के संभाषणों को सुना था। तत्कालीन बम्बई प्रांत में विल्सन सिविल सेवा से 1918 में स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के बाद उन्होंने 12 वर्षों तक डिप्टी कलेक्टर के रूप में कार्य किया। सन 1927 से 1928 के दौरान गोधरा में हुए दंगों में उन पर पक्षपात का आरोप लगा था तथा 1930 में जब भारत में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया आजादी के लिए संघर्ष अपने मध्य में था, श्री देसाई ब्रिटिश न्याय व्यवस्था से विश्वास खो चुके थे। इसलिए उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़कर आजादी की लड़ाई में भाग लेने का निश्चय किया। यह एक कठिन निर्णय था, लेकिन श्री देसाई ने महसूस किया कि यह देश की आजादी का सवाल था। उन्होंने 1930 में गोधरा के डिप्टी कलेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया। सरकारी नौकरी छोड़ने के बाद मोरारजी देसाई स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़े। 1930 में देसाई जी स्वतंत्रता की लड़ाई के दौरान 3 बार जेल गए। 1931 में इन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अहम स्थान मिला। इनके कार्य के प्रति लग्न को देखकर इन्हें 1937 में गुजरात प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। इसके बाद इन्होंने गुजरात में भारतीय युवा कांग्रेस का गठन किया। देसाई जी को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया। यह राजस्व और गृह मंत्री भी रहे। देसाई जी कट्टर गांधीवादी नेता और उच्च चरित्र के पालन करने वाले व्यक्ति थे। इन्होंने उस वक्त फिल्मों में होने वाले अभद्र चित्रण का विरोध किया। 1937 में इन्हें रेवेन्यू, एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का मंत्री नियुक्त किया गया। महात्मा गांधी जी द्वारा किए गए सत्याग्रह आंदोलन में हिस्सेदारी के कारण इन्हें जेल भेजा गया, जहां से देसाई जी अक्टूबर 1941 में मुक्त हुए। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के लिए उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। फिर देसाई जी 1945 में बाहर आए। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय राजनीति में मोरारजी का नाम वजनदार हो चुका था, पर उनकी प्राथमिक रुचि राज्य के राजनीति में ही थी।
इसलिए 1952 में इन्हें बम्बई प्रांत का मुख्यमंत्री बनाया गया। गुजरात और महाराष्ट्र दोनों बम्बई प्रोविंस के अंतर्गत आते थे। इसी दौरान भाषाई आधार पर दो अलग राज्य, मराठी भाषी क्षेत्र महाराष्ट्र और गुजराती भाषी क्षेत्र गुजरात बनाने की मांग बढ़ने लगी, पर मोरारजी इस तरह के विभाजन के लिए तैयार नहीं थे। राज्यों को पुनर्गठित करने के बाद श्री देसाई 14 नवंबर 1956 को वाणिज्य और उद्योग मंत्री के रूप में केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो गए। बाद में उन्होंने 22 मार्च 1958 से वित्त मंत्री का कार्यभार संभाला। श्री देसाई ने आर्थिक योजना का वित्तीय प्रशासन से संबंधित मामलों पर अपनी सोच को कार्यान्वित किया। रक्षा और विकास संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्होंने रेवेन्यू को अधिक बढ़ाया और फालतू खर्चों को कम किया। उन्होंने वित्तीय अनुशासन को लागू कर वित्तीय घाटों को बहुत कम किया। उन्होंने समाज के उच्च वर्गों द्वारा किए जाने वाले फजूल खर्च को प्रतिबंध कर उसे नियंत्रित करने का प्रयास किया। वह यह मानते थे कि जब तक गांव और कस्बों में रहने वाले गरीब लोग सामान्य जीवन जीने में सक्षम नहीं हैं, तब तक समाजवाद का कोई मतलब नहीं। वह नेहरू के समाजवाद का विरोध करते थे। एक राष्ट्रवादी और भ्रष्टाचार विरोधी नेता के तौर पर उनका कद कांग्रेस पार्टी में बढ़ता जा रहा था और नेहरू के बाद उन्हें भावी प्रधानमंत्री के रूप में देखा जाने लगा। भारत में राजनीतिक रूप से महत्वाकांक्षी होना बहुत अच्छा नहीं माना जाता, कम से कम सार्वजनिक रूप से तो हरगिज नहीं। लेकिन मोरारजी भाई ने प्रधानमंत्री बनने की अपनी इच्छा को कभी नहीं छिपाया। लेकिन जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया गया और मोरारजी को झटका लगा। नियति का संयोग ऐसा हुआ कि शास्त्री की मृत्यु के बाद महज 18 महीने के बाद ही प्रधानमंत्री की कुर्सी एक बार फिर खाली हो गई और कांग्रेस अध्यक्ष के कामराज ने पंडित नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए सुझाया, पर मोरारजी देसाई ने भी प्रधानमंत्री पद के लिए स्वयं का नाम प्रस्तावित कर दिया। कांग्रेस संसदीय पार्टी द्वारा मतदान के माध्यम से इस गतिरोध को सुलझाया गया और इंदिरा गांधी विजयी हुई। इंदिरा गांधी ने उन्हें उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी, लेकिन जल्द ही दोनों के बीच मतभेद शुरू हो गया। दरअसल उसकी शुरुआत तब हुई जब राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में एक मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी से एक सवाल पूछा। इंदिरा गांधी उस सवाल का जवाब दे रही थी कि मोरारजी देसाई ने उन्हें टोकते हुए कहा कि मैं इस सवाल का जवाब बेहतर ढंग से दे सकता हूँ। पीएन हक्सर ने बाद में मुझे बताया कि उसी दिन इंदिरा गांधी ने तय कर लिया था कि मोरारजी उनके मंत्रिमंडल में नहीं रहेंगे। प्रीवी पर्स के मुद्दे पर इंदिरा गांधी से उनका टकराव इस हद तक बढ़ा कि इंदिरा ने उनसे वित्त मंत्रालय ले लेने का फैसला किया। मोरारजी देसाई ने इंदिरा गांधी को पत्र लिखकर कहा कि वो उप प्रधानमंत्री के पद पर भी नहीं रहना चाहेंगे। इसके बाद 1969 में कांग्रेस का विभाजन 2 खंडों में हो गया। कांग्रेस पार्टी के विभाजन के बाद श्री देसाई कांग्रेस संगठन के साथ ही रहे। वे आगे भी पार्टी के मुख्य भूमिका निभाते रहे। वे 1971 में संसद के लिए चुने गए। सन 1975 में जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के 1971 के चुनाव को अवैध करार दिया, तब विपक्ष एकजुट होकर इनके इस्तीफे की मांग की, जिसके बाद देश में आपातकाल लागू कर दिया गया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा इंदिरा गांधी के लोकसभा चुनाव को निरर्थक घोषित करने के फैसले के बाद श्री देसाई ने माना कि लोकतांत्रिक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए इंदिरा गांधी को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए था। आपातकाल घोषित होने के समय 26 जून 1975 को मोरारजी देसाई को गिरफ्तार कर हिरासत में ले लिया गया था। उन्हें एकांत कारावास में रखा गया था और लोकसभा चुनाव कराने के निर्णय की घोषणा से पहले 18 जनवरी 1977 को उन्हें मुक्त कर दिया गया। उन्होंने देश भर में पूरे जोर शोर से अभियान चलाया और छठी लोकसभा के लिए मार्च 1977 में आयोजित आम चुनाव में जनता पार्टी की जबरदस्त जीत में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। श्री देसाई गुजरात के सूरत निर्वाचन क्षेत्र के लोकसभा के लिए चुने गए थे। बाद में उन्हें सर्वसम्मति से संसद में जनता पार्टी के नेता के रूप में चुना गया और 24 मार्च 1977 को उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। मार्च 1977 के लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ, पर इस समय भी मोरारजी के अलावा प्रधानमंत्री पद के 2 अन्य दावेदार भी उपस्थित थे, चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम। लेकिन जयप्रकाश नारायण, जो स्वयं कभी कांग्रेसी हुआ करते थे, उन्होंने किंग मेकर की अपनी स्थिति का लाभ उठाते हुए मोरारजी देसाई का समर्थन किया। इस प्रकार 81 वर्ष की उम्र में मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बने। इनके शासन के दौरान कांग्रेस शासित 9 राज्यों की सरकारों को भंग कर दिया गया और नए चुनाव कराए जाने की घोषणा कर दी गई।
सरकार का यह कदम साफ साफ बदले की भावना से प्रेरित, अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक था। 16 जनवरी 1978 को प्रधानमंत्री देसाई ने 1000, 5000 और 10,000 के नोटों को बैन कर दिया था। हालांकि तब देश की अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी नहीं थी। जॉर्ज वर्गीस अपनी आत्मकथा फर्स्ट ड्राफ्ट में लिखते हैं, एक दिन काम जल्दी खत्म हो जाने के बाद झा और वेंकटाचार्य ने मोरारजी देसाई को मनाया कि वो एक नाइट क्लब चले। देसाई ने पहले तो मुंह बनाया, लेकिन इन दोनों ने तर्क दिया कि जिन चीजों का आप विरोध करते रहे हैं उनको अपनी आंखों से देख लेने और उनका अनुभव कर लेने के बाद आप बेहतर ढंग से उनका विरोध कर पाएंगे। इस घटना के बारे में उन्होंने बाद में गुजरात विद्यापीठ के विद्यार्थियों के सामने बताया और 83 वर्ष की उम्र में नाइट क्लब जाने का कारण उन्होंने दिया कि वो जानना चाहते थे कि नाइट क्लब में होता क्या है। अपनी ब्रह्मचारी की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि जैसे ही मैं अंदर गया, 4 सुंदर स्त्रियां जो मुझे पहचान गईं क्योंकि अखबारों में उन्होंने तस्वीर देखी होगी, आकर एकदम मेरे पास नाचने लगी, हाव भाव प्रकट करने लगी, मगर मैं भी बिल्कुल संयम साधे, नियंत्रण किए अडिग खड़ा रहा। मोरारजी देसाई ने पाकिस्तानी जनरल मोहम्मद जिया-उल हक के साथ टेलीफोन पर हुई एक अनौपचारिक बातचीत में कहा, रॉ पाकिस्तान की परमाणु गतिविधियों से अच्छी तरह वाकिफ है। एक पाकिस्तानी लेखक ग्रुप कैप्टन एसएम हाली ने पाकिस्तान डिफेंस जर्नल में लिखा है कि 1977 में रॉ के एक एजेंट ने कहूता परमाणु परियोजना का ब्लूप्रिंट $10,000 में भारत को बेचने की पेशकश की। जब मोरारजी देसाई को इसके बारे में बताया गया तो उन्होंने तुरंत जनरल जिया-उल हक को फोन कर बात की और बताया कि हमें पता है कि आप कहूता में परमाणु बम बना रहे हैं। नतीजा ये हुआ कि रॉ का वो जासूस पकड़ा गया और भारत को टॉप सीक्रेट ब्लूप्रिंट नहीं मिल पाया। जनता पार्टी भ्रष्टाचार और आपातकाल जैसे मुद्दों के बल पर कांग्रेस को हराकर सरकार बनाने में सफल हुई थी, पर पार्टी में अंदरूनी कलेश ने सरकार को बहुत नुकसान पहुंचाया। मोरारजी भाई जगजीवन राम और चरण सिंह में पहले दिन से ही नहीं बनी। प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे के बाद मोरारजी देसाई ने 83 साल की उम्र में राजनीति से संन्यास ले लिया और मुंबई में रहने लगे। 10 अप्रैल 1995 को 99 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। प्रधानमंत्री के रूप में मोरारजी देसाई चाहते थे कि भारत के लोगों को इस हद तक निडर बनाया जाए कि देश में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो सर्वोच्च पद ही आसीन क्यों ना हो, अगर कुछ गलत करता है तो कोई भी उसे उसकी गलती बता सके। उन्होंने बार बार यह कहा, कोई भी, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री, देश के कानून से ऊपर नहीं होना चाहिए।